जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा बिंदु कारक चल रहा है, और कारक पर हम चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं अपादान कारक। विद्यार्थीगण अपादान कारक को कैसे समझोगे, उसके साथ साथ अधिकरण कारक भी समझेंगे। प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे कि आपका कारक बिंदु चल रहा है और आप देख रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा, मुझे यकीनन ये पता है। और आप ईमानदारी से वीडियो यदि पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि यार सच में बताएं, ऐसी चीजें बहुत कम जगह मिलती है। ट्रिकी बेस पे हम कोई बिंदु आपको नहीं सिखाते हैं, कंसेप्ट वाइज सिखाते हैं। विद्यार्थीगण, हर कंसेप्ट वाइज हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है, आप जाके देखेंगे तो आपका हृदय बाल बाल हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, एक बार जरूर देखें, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके जाते हो, हर बिंदु पढ़ के जाते हो, तब भी उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आपके जवाब सदैव गलत हो जाते हैं। शायद ये वीडियो देखने के बाद आपके 1-2 नंबर जरूर इंक्रीज होंगे, ये मेरी गारंटी है। याद रखना, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, एक बार यहाँ भी पढ़ के देखें, अवश्य सही होगा। बिना शुल्क के विद्यार्थीगण इतने अच्छे कंटेंट मिलने बहुत ही संभव होते हैं। आइए विद्यार्थीगण, हम बात करेंगे आज अपादान कारक क्या होते हैं, उसके साथ साथ अधिकरण कारक। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है विद्यार्थीगण, से होती है। याद रखना, इसके साथ साथ मैंने लिखा है यहाँ उत्तरावस्था। विद्यार्थीगण, विशेषण की जो उत्तरावस्था होती है, याद रखना, वो अपादान कारक में यूज किया जाता है। या हम कहें अपादान कारक के वाक्यों में विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, तो विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती है। जी हाँ, याद रखना, विशेषण की उत्तरावस्था इसीलिए उपयोग होती है क्योंकि वहां से पद का चयन किया जाता है। हमेशा और हमेशा अपादान कारक कहाँ होता है, जहां जुदाई का भाव हो, जुदाई यानी अलगाव का भाव हो, घृणा का भाव हो, भय का भाव हो, लज्जा का भाव हो, दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना का भाव हो, विद्यार्थीगण वहां अपादान होता है। जी हाँ, सीखने आदि के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। निषेधात्मकता का भाव जहां भी प्रकट हो, वहां भी अपादान कारक होता है। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, जहां अलगाव का भाव हो यानी जुदाई का, जहां घृणा का, जहां दूरी का, जहां लज्जा का, जहां भय का, दो संज्ञा पदों में तुलना का भाव प्रकट हो, वहां भी अपादान। निषेधता वाले वाक्यों में भी अपादान कारक होता है। फिर मैंने नियम लिखा, सीखने आदि के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। दोस्तों, ये मैंने पहले लिख लिया था ताकि वीडियो लंबी ना हो, याद रखना। जैसे मैंने कहा, यहाँ तुलना वाला वाक्य मैंने लिखा दो, जैसे मैंने लिखा है जहाँ दो संज्ञा पदों में तुलना हो, वहां अपादान कारक होता है। जैसे माँ सीता राम से सुंदर है, माँ सीता राम से सुंदर है, तो विद्यार्थीगण यहाँ देखो तुलना हो रही है माँ और सीता में, और से आया, और ये करण मत मार देना है, जहां तुलना का भाव होगा वहां अपादान होगा। रीता गीता से होशियार है, विद्यार्थीगण यहाँ तुलना हो रहा है दो संज्ञा पदों में, और यहाँ अपादान कारक होगा। भय के डर में, खरगोश बाघ से डरता है, भय है। रोहन का घर शहर से दूर है, विद्यार्थीगण दूरी का भाव प्रकट हो। उसकी बहन मुझसे शर्माती है, जहां लज्जा का भाव हो, वहां भी अपादान। पेड़ से पत्ता गिरता है, जुदाई का भाव। पेड़ से पत्ता गिरता है, बूंद बूंद से, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, हाथ से पेन छूट गई, पेड़ से डाली टूट गई, विद्यार्थीगण सब अपादान होंगे। जी हाँ, याद रखना, ऐसे जैसे मैंने दिया, याद रखना, दिया है। निषेधता वाले वाक्यों में भी अपादान कारक होता है। निषेधता जहां मना करने वाले वाक्य हों, जैसे झूठ मत बोलिए, साथ मत छोड़िए, धोखा मत दीजिए, बेईमानी मत कीजिए, पाप मत कीजिए। मित्रों, ऐसे वाक्य जो होते हैं अपादान होते हैं। एक बार वीडियो लाइक जरूर करिएगा, यदि आप नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे कंटेंट मिलने बहुत ही मुश्किल होते हैं। जब कोई चीज किसी से सीखी जाती है, सीखने आदि के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। जैसे आचार्याधीत, ब्रह्माधीत, गुरुआधीत। धीत का मतलब होता है सीखना, धीत का मतलब क्या होता है, सीखना। आचार्य से सीखा हुआ, ब्रह्मा से सीखा हुआ, गुरु से सीखा हुआ। तो विद्यार्थीगण,
एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों याद रखना, ऐसे प्रश्न कहीं भी आएंगे तो आपको गलत नहीं करना है, हमेशा और हमेशा गलत नहीं करना है, याद रखना। आइए, अधिकरण कारक क्या होते हैं। अधिकरण कारक की व्यक्ति चिन्ह में पर पे होती है, चाहे पर कहे चाहे पे कहे, दोनों का पर्याय एक होता है। याद रखना, अधिकरण कारक में विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयोग की जाती है अगर एग्जाम में आए। और याद रखना, जहां अधिकरण कारक होगा वहीं स्थान सूचक संज्ञा शब्द होगा, यानी स्थान सूचक संज्ञा शब्दों के साथ ही अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थीगण याद रखना, स्थान सूचक संज्ञा शब्दों के साथ ही अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनना विद्यार्थीगण, स्थान सूचक संज्ञा शब्दों के साथ ही अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है, और जहां अधिकरण कारक होगा वही स्थान सूचक संज्ञा शब्द होगा, याद रखिएगा। आइए जरा देखते हैं ये कैसे आए वाक्य, तो समझ जाओगे। जहां आश्रय हो, समय हो, शर्त हो का भाव होने का भावार्थ प्रकट हो, जहां आश्रय, समय या शर्त का भाव प्रकट हो वहां अधिकरण कारक होगा। अधिकरण की परिभाषा क्या होती है? कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर अपना काम कर ले वही अधिकरण होता है। मित्रों, जैसे हम कहते हैं, हम किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ा करते हैं, आप जाते हो पढ़ने के लिए, शिक्षण संस्थान के ऑफलाइन कक्षा में बैठते हो तो बैठने के लिए वहां कुर्सी होती है, मेज होता है, डेस्क होते हैं। विद्यार्थीगण आप पढ़ते हो जिस पर, तो कुर्सी पर बैठते हो तो याद रखना, कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर अपना काम करे। जैसे कौवा डाल पर बैठा तो कौवा के बैठने का आधार क्या हुआ? वो डाल हुआ। कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर अपना काम कर ले वही अधिकरण। आप कुर्सी पर बैठकर पढ़कर अपना काम करके निकल लिए, अधिकरण। आइए, हम शक्ल के आधार पर आधारित वाक्य भी अधिकरण कारक होते हैं। जी हाँ, हम शक्ल क्या है? जैसे घर परिवार में छोटा बच्चा जन्म लेता है, घर की गृहिणियां कहती है तो अपने पापा का पड़ा है, या राधिका अपनी माँ पर गई है, सोहन बाबू पर गया है, ऐसे प्रश्न आते हैं। या अगर मैं पर पे का प्रयोग नहीं करता है तो ऐसे देगा, श्याम बाबू के जैसा पड़ा है, श्याम मम्मी के जैसा पड़ा है, तो वहां विभक्ति चिन्ह ये नहीं आएगी मैं पर पे, तब भी वाक्य क्या होगा? अधिकरण होगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा, बंदर पेड़ पर बैठा है। विद्यार्थीगण, बंदर के बैठने का स्थान और जगह क्या है? यहाँ पेड़ है, और ये पेड़ कारक है। कारक कौन सा है विद्यार्थीगण? अधिकरण कारक है। और कारक जो भी होते हैं दोस्तों, कारक जो भी होते हैं वो या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। और पेड़ कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है विद्यार्थीगण, जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान से सुना। और यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या आई? पर आई। विद्यार्थीगण, मछली जल में तैरती है या रहती है? मछली के रहने का स्थान क्या है? वो जल है, और जल यहाँ अधिकरण कारक है। पेड़ यहाँ क्या है? अधिकरण कारक है, हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण, याद रखना। राधिका छत पर बैठी है, राधिका के बैठने का स्थान क्या है? छत। ये स्थान सूचक संज्ञा शब्द है। स्थान सूचक संज्ञा शब्दों के साथ ही अधिकरण कारक आता है। जैसे छत स्थान सूचक संज्ञा शब्द, इसी के साथ अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? में पर पे। याद रखना, छत क्या है? यहाँ कारक है, जल कारक है, पेड़ कारक है, याद रखना। और कौन सा कारक है? ये सब अधिकरण कारक है। जाइएगा मत, लास्ट में बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ जहाँ हर कोई नहीं बताता विद्यार्थीगण। याद रखना, क्या मैंने बताया? समय का भाव। जैसे मैं अभी 2 मिनट में आया, ऐसे आ जाएगा विद्यार्थीगण, तो वहां भी अधिकरण कारक होगा। बच्चा पलंग पे लेटा है, ऐसे आएगा पे वाला उदाहरण। ध्यान सुना। जैसे मैंने कहा, हम शक्ल के आधार पर आधारित जो होता है अधिकरण कारक होता है। जैसे राधा माँ पर गई है, रोहन बाबू पर गया है, श्याम अपनी माँ के जैसा पड़ा है। याद रखना विद्यार्थीगण, ऐसे वाक्य आएंगे तो भी अधिकरण कारक होंगे। इसके साथ साथ मैंने लिखा, अधिकरण कारक के साथ ही स्थान सूचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने बताया। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, जाइएगा मत, लास्ट में बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम